दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ जीके जीएस के टॉप प्रश्नों का कलेक्शन, वो भी बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। तो चलिए बढ़ेंगे आज के पहले प्रश्न की ओर। मध्य गंगा के मैदान में स्थित जल्ला तथा टाल गर्त किस राज्य में पाया जाता है? तो यहाँ नाम ध्यान रखना है कि हमसे पूछा कहाँ जा रहा है, जल्ला और टाल गर्त, और ये पाया जाता है बिहार क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। वहीं बात करें जल्ला क्षेत्र जो हो गया और टाल क्षेत्र जो हो गया, ये बिहार में कहाँ? तो पटना से लेके मोकामा तक, पटना से लेके मोकामा तक। तो हर तरह से आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ? मध्य गंगा के मैदान में, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर बात कर ले टाल की, तो टाल में उपलब्ध जल जमाव वाले पोखर, जल जमाव वाले क्या हो जाएंगे? पोखर हो गया, तालाब हो गया। तालाब को इस तरह से पॉइंट नोट डाउन करवा रहे हैं कि अधिक गहरा कर इसका उपयोग एक्वाकल्चर और पिसिकल्चर, ये सब तो आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। एक्वाकल्चर और पिसिकल्चर क्या है कि पिसिकल्चर के लिए किया जाना बिहार सरकार का प्रस्ताव है। ठीक, ये सब आपको छोटा छोटा पॉइंट है, स्टेटमेंट के रूप में पूछ देगा, इसलिए ध्यान में आपको रखना है। बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। उत्तर भारत के मैदान में भाबर क्षेत्र किसे कहते हैं? ये हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि भाबर क्षेत्र किसे कहते हैं? तो शिवालिक हिमालय या भा हिमालय से सटे दक्षिण में लगभग 10 किलोमीटर चौड़ी मैदान की पट्टी को कहते हैं भाबर क्षेत्र, और उत्तर भारत के मैदान में। और ऐसे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और काफ़ी पूछे भी जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें कि यह मैदानी पट्टी जो है, इस तरह से लिख सकते हैं कि यह मैदानी पट्टी सिंधु नदी से लेकर, कहाँ से? तो सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है। तीस्ता नदी तक है। ठीक, ये एक पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। वहीं भाबर क्षेत्र जो हो गया, यहाँ भाबर क्षेत्र की बात जो आई है, तो ये कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसकी जो उर्वरता है वो क्या है? कम है। तो ये कृषि के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। लेकिन प्रश्न जो था उसके अनुसार इसका, चूँकि भाबर क्षेत्र है जो, ये क्या होता है? नदियों द्वारा लाया गया पत्थर, कंकड़ आदि का क्या होता है? जमाव से बना हुआ है भाबर क्षेत्र। तो ये कृषि के लिए कैसे उपयुक्त हो सकता है? बढ़ेंगे आज के तीसरे प्रश्न की ओर। माउंट टिटलिस स्थित है। देखिए कौन सा टिटलिस पूछा गया है, तो माउंट टिटलिस। अभी हमसे ज्योग्राफी का प्रश्न मिल रहा है, आगे आपको हर विषय के जीके जीएस मिलेंगे। ये है स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और इसकी ऊंचाई की अगर बात कर ले माउंट टिटलिस की, तो ये हो जाएगी ऊंचाई 3238 मीटर। ठीक, और ये ज्वालामुखी के, इस तरह से लिख सकते हैं कि ज्वालामुखी के लावा के शीतलन से निर्मित है। ठीक, ये भी पूछ सकता है कि किससे निर्मित है, तो ये पॉइंट इसीलिए आपको बता दिया गया। ठीक, तो इसमें इतना ही। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा चौथा प्रश्न क्या है। संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण हो सकता है
कि यानी कि इनमें से किसमें हो सकता है, तो जो ऊष्मा का संचरण है, संवहन है, वो होता है गैसों और द्रवों में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। वहीं बात करें कि इसकी 3 विधियां हैं, किसकी 3 विधियां हैं, तो ऊष्मा के संचरण का 3 विधि, जिसमें पहला विधि होता है चालन, दूसरा होता है संवहन जो हमसे पूछ लिया गया, तीसरा एक होता है विकिरण। ठीक, और वायुमंडल जो है संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है। तो ये भी पूछ सकता है कि वायुमंडल किस विधि द्वारा ही गर्म होता है, तो संवहन विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा। ठीक, बढ़ेंगे 5वें प्रश्न की ओर, और इसी तरह का टॉप प्रश्नों का कलेक्शन आपको डेली मिलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना के तहत कर्नाटक का मैसूर और हम्पी 2 स्थानों को विकास के लिए चुना है? क्योंकि करेंट अफेयर 2024 में 23 का ही पूछेगा, 1 साल पीछे का। तो ये जो चुना है कर्नाटक का मैसूर और हम्पी, ये किसके हमसे योजना पूछा जा रहा है, तो ये स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत। और आप लोग किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, TRE 4.0 के लिए, और ये योजना जो है स्वदेश दर्शन 2.0 के। ठीक, और स्वदेश दर्शन योजना की अगर बात करें तो ये 2014-15 में ही शुरू हो गया था। ठीक, यहाँ तो बात आ रही है 2.0 की, और ये शहर ध्यान रखना है कर्नाटक का मैसूर और हम्पी। तो इसमें कुछ और ख़ास आपको नोट डाउन करना नहीं है। बढ़ेंगे 6ठे प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा 6ठा प्रश्न क्या है। बिजली चमकने यानी कि तड़ित से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। देखते होंगे कि बिजली चमकता है, गिर जाता है तो क्या होता है, आग लग जाता है। तो ये किसके कारण होता है, किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये विद्युत ऊर्जा। तो इसमें अत्यधिक मात्रा में जो होती है वो विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक, चूँकि जो आकाशीय बिजली है वो क्या होता है, वायुमंडल में विद्युत आवेश का, वायुमंडल में विद्युत आवेश का क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। ठीक, और रही बात इससे उत्पन्न कड़कड़ाहट जो होती है उसी को तो क्या कहते हैं, तड़ित कहते हैं। तो इसमें तो कुछ ऐसा लिखना है नहीं। वहीं अगर तड़ित की बात आ गई है तो पूछ लिया जाता है आपसे कि तड़ित चालक का निर्माण किसने किया था, तो नाम ध्यान रख सकते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक, और तड़ित चालक है जो किसके बनाए जाते हैं, तो Cu यानी कि कॉपर के बनाए जाते हैं। तो इसमें इतना 2 प्रकार से ध्यान में रखेंगे। बढ़ेंगे 7वें नंबर प्रश्न की ओर, देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न क्या है। बजट 2024-25 में कितने जैव संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? ये देखिए आपका BPSC TRE 4 के लिए 14वां क्लास है, और बजट से हर सेशन में आपको 1 से 2 प्रश्न डालें। तो समझिए यही सारे प्रश्नों में से बजट का तो आपको प्रश्न एग्जैक्ट दिखने वाला है। आप लोग सब एक तरह कलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो हो जाएगा 10,000, कितने, तो ऑप्शन नंबर ए 10,000 जैव संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो इसमें आपको ये पॉइंट बस ध्यान रखना है। आएंगे अगले प्रश्न पे, जहाँ जितना डिटेल रहेगा हम आपको खुद बताते हुए चलेंगे। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि इनमें से प्रश्न के अनुसार जो सबसे बड़ा हिमनद है वो कौन सा हो जाएगा, तो गंगोत्री हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में। वहीं इस हिमनद का क्षेत्रफल की अगर बात कर ले तो 25 किलोमीटर। जो रुंडुन दिया हुआ है हिमनद, इसका 16 किलोमीटर।
कंचनजंगा 16 किलोमीटर क्षेत्रफल की बात करें। केदारनाथ 14 किलोमीटर। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? गंगोत्री, चूँकि 25 किलोमीटर। ठीक, तो इसीलिए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आ गया है, दाब का एसआई मात्रक हमसे पूछा गया है। तो दाब का जो एसआई मात्रक हो जाएगा, जो इसमें से ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। चूँकि दाब का एसआई मात्रक काफ़ी बार पूछा गया है, जो कि होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। देखिए यहाँ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कहीं है, प्रति है तो वर्ग नहीं है, प्रति वर्ग है तो मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है, प्रति है तो किलोग्राम है। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और अगर ये नहीं दिया रहेगा तो पास्कल भी रहेगा, यानी कि ये दोनों क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है। ठीक, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। वही बात आ गई है दाब की, तो वायुमंडलीय दाब को किस में मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को तो ये मापा जाता है बैरोमीटर। ठीक, बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे 10वां नंबर। और यकीन मानिए आपके लिए काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन लाए जाते हैं एग्ज़ाम में, आपको यहाँ से प्रश्न ज़रूर दिखेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, यानी कि जो राज्य है और केंद्रीय सरकार है, इसको प्राधिकार किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है भारत के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। वहीं आपको पता है कि भारत में सर्वोच्चता किसको प्राप्त है? तो संविधान को ही प्राप्त है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि भारत में सर्वोच्चता किसको प्राप्त है? तो संविधान को प्राप्त है। सभी महत्वपूर्ण जो भी स्रोत हैं, सभी महत्वपूर्ण शक्ति का जो स्रोत है वो कौन हो जाएगा? तो संविधान ही हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना। और संविधान का निर्माण की बात कर ले तो ये सब तो काफ़ी बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि निर्माण की अगर बात करेंगे कि किसके प्रस्ताव पर हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर। संविधान से पूरा आपको संविधान टॉपिक ही पढ़ाया हुआ है डिटेल के साथ, देख सकते हैं आप लोग, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहीं बढ़ेंगे 11वें नंबर की ओर, देखेंगे 11वां नंबर प्रश्न क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मिलेट श्री अन्ना सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया था? ये हमसे पूछा गया। तो ये क्या था? नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और ये काफ़ी मिलेट की बात करें तो इसमें ज्वार, बाजरा, यानी कि कहने का मतलब है मोटा अनाज। और इंडियन इंस्टीट्यूट पूछ सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में। कहाँ? तो हैदराबाद में। और ये प्रश्न आपको एग्जाम में दिख सकते हैं। बढ़ेंगे 12वें नंबर प्रश्न की ओर। संथाल परगना एक्ट कब लागू हुआ? आप लोग नाम सुने होंगे कि संथाल विद्रोह, और काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है बीपीएससी का प्री में और टीआरई 4.0 में। चूँकि ये बीपीएससी का ही प्रश्न पूछा हुआ है, तो अगर आप 17वीं बीपीएससी भी देने वाले हैं तो उसके लिए भी ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं इसका पहले संथाल विद्रोह कब हुआ था, ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो बात आई है संथाल विद्रोह की, तो ये जो हुआ था 1855 से 56 इसका वर्ष है। इसका नेता भी पूछा जाता है कि मेन नेता कौन थे? तो सिंधु और कान्हू।
ठीक। और ये सबसे भारत में सबसे हिंसक जनजाति विद्रोह था। जो संथाल विद्रोह था, ये भारत में सबसे हिंसक जनजाति विद्रोह था। हिंसक जनजाति विद्रोह था। तो ये एक पॉइंट ये भी आपसे पूछ सकता है। और यहाँ हमसे पूछा गया है कि ये एक्ट कब लागू हुआ। तो लागू हुआ 1855 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। वहीं और एक पूछ लिया जाता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट कब लागू हुआ था, कब लाया गया था। तो 1908 में। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक। संथाल परगना क्षेत्र को और क्या कहा जाता है, दामिन एक कोह। ये भी पूछा गया है कि दामिन एक कोह किसको नाम दिया गया है, तो संथाल परगना क्षेत्र को। 13 नंबर की बात करेंगे। फिर से आ गया है संविधान से संबंधित प्रश्न। संविधान सभा का पहला सत्र कब प्रारंभ हुआ था, ये हमसे पूछा गया। और अगर आपसे पूछे कि टोटल कितना सत्र हुआ था, तो टोटल हुआ था 11 सत्र। ये ध्यान रखना। हमसे पहला सत्र का डेट पूछा गया है, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसका अध्यक्ष जो चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष। कौन सा? अस्थायी अध्यक्ष। ये चुन लिया गया था किनको, सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक। फिर 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रथम सत्र जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक चला था। तो ये भी पूछ सकता है कि कब तक चला था, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, और आप लोग साथ ही साथ नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसका PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? किसका पूछा गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का। तो ये होता है 3 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की बात करें, तो इसका स्थापना डेट है 12 अक्टूबर 1933। क्या हो जाएगा? 12 अक्टूबर 1933। और 3 वर्ष तो इसका कार्यकाल है ही। 70 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं। तो 70 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं। इसमें ये भी आपको ध्यान में रख सकना है। वहीं सितंबर 2024 के अनुसार जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा। ठीक। बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न की ओर। देखेंगे 15 नंबर प्रश्न क्या है। 15 नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है। यानी दोनों का समान रूप से पाए जाने वाला कौन है, तो वो हो जाएगा संविधान के संरक्षण के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। यानी कि अमेरिका की भांति ही भारत में भी संविधान के संरक्षण का उत्तरदायित्व भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का ही है। तो इसमें लिखना क्या है, वहीं बात करें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से लेकर 147 में उच्चतम न्यायालय के संबंध में उपबंध है। संबंध में क्या है? उपबंध है। और भाग कौन सा हो जाएगा, तो भाग हो जाएगा 5। ये भी आपको ध्यान में
रख लेना। और भारतीय संविधान में जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। और विश्व का सबसे, इस तरह से लिख सकते हैं कि विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्चतम न्यायालय कहाँ का माना जाता है, तो वो अमेरिका का ही माना जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। और इसमें आपको सारे विषय के जीके जीएस के प्रश्न शामिल किए गए हैं, चुन चुन के एकदम एग्जाम जैसा प्रश्न ही आपके लिए लाया जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितनी भी सुविधा है मेरे पास उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, यानी समय पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 6 माह के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वही बात आ गई है। और क्या प्रश्न पूछ सकता है, तो सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। और भारतीय संविधान में जो अनुसूची, इस तरह से लिख सकते हैं कि जो अनुसूची 11 है, 11वीं अनुसूची, वो किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक, तो इसमें ये सब पॉइंट, वही बात करें, पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ये सब पॉइंट आपको भी नोट डाउन करना है, आप ही के लिए लिखा जाता है। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पे। 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया था, जिसके संयोजक कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो ये वर्ष भी ध्यान रखना है, कौन, 1934। ये नाम भी ध्यान रखना है, अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी। और इसके जो संयोजक थे जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चूँकि इनको इस पार्टी का महासचिव चुना गया था और आचार्य नरेंद्र देव को इस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। वहीं एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, जो कि 1931 में हुई थी। एक पूछा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1920 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, तो M.N. रॉय द्वारा हुई थी। और ये सब काफ़ी बार पूछा हुआ। ठीक, बढ़ेंगे 18वें नंबर प्रश्न की ओर। फिर से आ गया, देखिए, जयप्रकाश नारायण से ही संबंधित, कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। तो अभी हम लोग जाने किससे, कांग्रेस समाजवादी पार्टी से। और 1934 में इसकी स्थापना हुई। इनको लोकनायक नाम से जाना जाता था। किस नाम से, तो लोकनायक नाम से जाना जाता था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने ही दिया जाता। और एक समाजवाद ही क्यों, वाई सोशलिज्म इंग्लिश में बोला जाता है, समाजवाद क्यों पुस्तक के ये क्या हैं, लेखक भी हैं। तो ये सब पॉइंट हो गया। चलिए बढ़ेंगे 19वें नंबर प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि डेली के सेशन में आपसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और आंसर आपको देना होता है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें और आंसर दिया करें। वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको पढ़ाया हुआ है। पहला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका सूत्र बताना है आपको। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र। और आज का प्रश्न रहेगा साइंस का 3। ठीक, दूसरा प्रश्न है, पॉलीथीन का एकलक कौन सा होगा। ये सब प्रश्न डिटेल में आपको हम पढ़ा चुके हैं। तीसरा प्रश्न जो है, पायरोलुसाइट जो है
किसका अयस्क है ये आपको बताना है। ठीक, आशा करते हैं आप लोग सारे लोग आंसर देंगे। वहीं इसके पहले जो सेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री का, उसका आंसर भी बता देते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक, जो कि हो जाएंगे बी.डी. सावरकर, बी.डी. सावरकर। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था संथाल विद्रोह की घटना कब हुई थी, जो कि अभी आपको बता चुके हैं 1855 से 56 के बीच। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था स्वाली का युद्ध किस क्षेत्र में हुआ था, तो गुजरात के क्षेत्र। तो ये हो गया प्रश्न आंसर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक समयावता वाला जिला है, समयावता वाला है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा सौर शक्ति, ऑप्शन नंबर डी। और ऐसे प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और वहीं बात करें जब यहाँ आ गया है सौर शक्ति की, तो ये तो प्रश्न का आंसर ध्यान रखना ही है। एक अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय पूछ लिया जाता है, किसका मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम में है, जो कि कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में पड़ता है। नवीकरणीय ऊर्जा की जब बात आई है तो इसको कहा जाता है क्या, भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो नवीकरणीय ऊर्जा को कहा जाता है। और ये जो है किस पे निर्भर करता है, तो प्राकृतिक स्रोतों पर। ये ध्यान रखना है कि प्राकृतिक पे करेगा या फिर कृत्रिम पर। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करता है। और इसमें कौन कौन सा आ जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा में, तो सौर ऊर्जा तो जान ही गए, सौर शक्ति, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा हो गया, पवन हो गया, ज्वार हो गया, जल हो गया, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के ही क्या हैं, उदाहरण में ध्यान रख सकते हैं, चूँकि उदाहरण भी पूछा जाता है। 20वें नंबर की ओर बढ़ेंगे। इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है, तो आपको पता है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग इन्हीं से संबंधित हो जाएगा। वहीं बात करेंगे उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष हो जाएंगे सुमन बेरी। और एक और क्या पूछा जाता है, CEO कौन है, तो ये हैं BBR सुब्रमण्यम। ठीक, ये भी ध्यान में आपको रख लेना है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किसका दर्जा भी प्राप्त है, तो उपाध्यक्ष को जो है ये कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है। कैबिनेट मंत्री का क्या है, दर्जा प्राप्त है। तो क्या प्रश्न पूछ रहे, इसलिए आपको फुल डिटेल्स दिया जाता है। वहीं इसकी स्थापना की बात करेंगे नीति आयोग की, तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था गठन। और इसका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि काफ़ी बार बता चुके हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। अब आएंगे 21वें नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें जो हो जाएगा रबर, ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा जैव निम्नीकरण पदार्थ। यानी कहने का मतलब है कि वे पदार्थ जो कि जैविक प्रक्रम द्वारा, किसके द्वारा, जैविक प्रक्रम द्वारा क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं। ठीक, और उसमें आ जाएगा। वहीं बात करें कि प्लास्टिक कचरा हो गया, जो ये हो जाएगा अनमनीकरण, इस तरह से लिख सकते हैं, जैव अनिम्नीकरण, निम्नीकरणीय प्रकृति के। उसी में आ जाएगा कौन सा, पॉलीथीन भी, पारा भी। बाकी ये जो आ जाएगा रबड़, जैव निम्नीकरण के अंतर्गत आ जाएगा।
तो ये सब आपको ध्यान में रख लेना है। तो आज के सेशन में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे ज़रूर। फिर मिलेंगे टॉप प्रश्नों का कलेक्शन के साथ। तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं। थैंक यू।